नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम हर प्रश्न के साथ उसका सही उत्तर और आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और लास्ट मिनट रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सीडीपी रिवीजन सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि से है। केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, केवल भाषा विकास। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बाल विकास में बच्चे के शरीर, सोच, भावनाओं, व्यवहार और सामाजिक संबंधों में होने वाले सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, 4 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है? स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, वाइगोत्स्की। जेडपीडी वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा किसी योग्य व्यक्ति की सहायता से कार्य सीखता है। ठीक है, जिसमें बच्चा किसी योग्य व्यक्ति की सहायता से कार्य सीखता है, उसी को कहते हैं जेडपीडी। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया, पियाजे ने दिया, बिने ने दिया या फ्रायड ने दिया? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गार्डनर ने दिया है। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि और आदि। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। आईक्यू परीक्षण का विकास किसने किया है? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, बिने ने व कोहलर ने। तो बिने एंड साइमन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आईक्यू परीक्षण का विकास जो है वो बिने और साइमन ने किया है। पहला बुद्धि परीक्षण इन्हीं ने बनाया था आईक्यू का। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? लॉ ऑफ इफेक्ट पावलाव का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, कोहलर का है। लॉ ऑफ इफेक्ट को थॉर्नडाइक ने दिया, आपको याद रखना है इसको। लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक ने दिया। ये होता क्या है? जिस व्यवहार के बाद अच्छा परिणाम मिलता है वह व्यवहार मजबूत हो जाता है। इसके अंतर्गत लॉ ऑफ इफेक्ट ये है कि जिस व्यवहार के बाद अच्छा परिणाम मिलता है तो वह व्यवहार मजबूत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक कौन है? क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक कौन है? पावलाव, वॉटसन, स्किनर, ब्रूनर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पावलाव। क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक पावलाव हैं। पावलाव ने ही शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, जिसमें क्या है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया का संबंध बताया गया है। उद्दीपन और प्रतिक्रिया का संबंध बताया गया है। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब शास्त्रीय अनुबंधन। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है? तो आपको पावलाव लगाना है, ऑप्शन ए। ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछा जाए तो स्किनर है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसमें भी स्किनर है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्किनर ने दिया। स्किनर के अनुसार पुरस्कार और दंड व्यवहार को प्रभावित करते हैं। किसी को पुरस्कार दे रहे हो तो उसका व्यवहार जो है वो प्रभावित हो जाएगा, या तो उसको घमंड हो जाएगा या उसको गर्व हो जाएगा। और अगर उसको दंड दे रहे हो तो उसका भी व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। तो ये किसका सिद्धांत है? तो स्किनर का सिद्धांत है ये। नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग किसने दिया है? इनसाइट लर्निंग किसने दिया है? कोहलर ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कोहलर ने दिया है।
सीखना अचानक समझ के द्वारा भी हो सकता है, इसे अंतर्दृष्टि अधिगम कहते हैं, इनसाइट लर्निंग। क्या है कि सीखना अचानक समझ के द्वारा हो सकता है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? 10 नंबर क्वेश्चन, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में का बच्चा जो होता है वो किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या करता है? वास्तविक वस्तुओं के आधार पर तर्क करना सीख जाता है ना। देखते होंगे आप लोग कि उसको तर्क करने लगता है कि इससे क्या होता है ना, ये मिट्टी का क्यों है। तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है निर्माणवाद। कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य आधार क्या है? रटना, दंड देना, स्वयं ज्ञान का निर्माण करना, केवल परीक्षा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्वयं ज्ञान का निर्माण करना निर्माणवाद कहलाता है। निर्माणवाद के अनुसार बच्चा अपने अनुभवों और गतिविधियों से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, उसको अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, क्या ये सही है? सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, या केवल परीक्षा लेना, परीक्षा ही लेते रहो हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सभी बच्चों को समान अवसर देना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। चाहे उनकी क्षमता अलग अलग हो, लेकिन हम उनको मिलकर ही सिखाएंगे या बच्चे साथ ही सीखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ाई में कठिनाई से, गणित में कठिनाई से, लिखने में कठिनाई से, सुनने में कठिनाई से। तो डिसलेक्सिया है, लेक्सिया मतलब लिखने में, लेकिन जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए पढ़ने में कठिनाई में। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई में से संबंधित है। जैसे बच्चा जो है वो शब्दों को पहचानने और पढ़ने में परेशानी होगी उसको, ठीक है, तो इसको कहेंगे डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? पढ़ने में, लिखने में, है ना, बोलने में या गणित में? तो लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया के बच्चों को लिखने और अक्षरों को सही तरीके से बनाने में कठिनाई होती है, वो सही से बना नहीं पाते अक्षर। तो डिसलेक्सिया आपकी पढ़ने में कठिनाई है और डिस्ग्राफिया आपके लिखने में कठिनाई से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया के अकॉर्डिंग ही आप लोग देख के लगा सकते हैं कि ये गणित कैलकुलेशन से संबंधित है ना। तो गणित के संक्रियाओं क्रियाओं को समझने में उनको बच्चों को कठिनाई होती है डिसकैलकुलिया में। सीसीई का पूरा नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, कॉमन कोर्स एवोल्यूशन, सेंट्रल कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन और कॉन्टिन्यूअस कोर्स एजुकेशन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। सीसीई में बच्चे क्या करते हैं? लगातार और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए फर्स्ट, एफए सेकेंड, वर्ष के अंत में, शिक्षण के दौरान, प्रवेश के समय या परिणाम के बाद? तो शिक्षण के दौरान किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। सभी बुक्स में भी होता है, जो भी सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम की जो भी बुक्स है उनमें सभी में होता है, और एनसीईआरटी में भी इवन अब देने लगे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो वो हमेशा किसमें होता है? शिक्षण के दौरान। जैसे 1 से 4 चैप्टर आपने पढ़ा दिया तो 1 से 4 चैप्टर का एक एफए फर्स्ट का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शिक्षण के दौरान ही देते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक की भूमिका किसमें होनी चाहिए? नियंत्रक में, दंडदाता में, मार्गदर्शक में या निरीक्षक में? शिक्षक हमेशा मार्गदर्शक की उसकी भूमिका होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक बच्चों को सीखने में सहायता और दिशा प्रदान करता है ना, तो मार्गदर्शक हुआ वो। नेक्स्ट है, सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। सीखने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? रटना, केवल व्याख्यान, गतिविधि आधारित अधिगम, केवल परीक्षा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गतिविधि आधारित अधिगम।
करके सीखने से ज्ञान अधिक स्थायी और प्रभावी होता है ना। किसी भी चीज को हम लोग करके अगर सीखेंगे तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, सीख जाते हैं हम उसको। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? रटने पर, दंड पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर, गृह शिक्षा पर? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है एनसीएफ 2025। एनसीएफ 2025 में बच्चे के अनुभव, रुचि और सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया गया है। इसको याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरणा का सर्वोत्तम प्रकार है। प्रेरणा का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? बाह्य प्रेरणा, दंड, आंतरिक प्रेरणा या प्रतियोगिता? तो बच्चे में जब तक अपने स्वयं से उसमें प्रेरणा नहीं होगी कि हम ये कर सकते हैं, तब तक उसे प्रेरणा कोई भी देता रहे वो उसका यूज नहीं करेगा। तो अपनी रुचि, जब उसकी रुचि होएगी, रुचि से ही वो सीखेगा। तो इसलिए आंतरिक प्रेरणा, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रेरणा का सर्वोत्तम प्रकार आंतरिक प्रेरणा है। 22 क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? जो धीमी गति से सीखते हैं या शीघ्र सीखते हैं, कम रुचि होती है या अनुशासनहीनता होती है। तो ये दोनों तो निगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। धीमी गति से सीखेगा तो वो प्रतिभाशाली कैसे हुआ? ये भी निगेटिव है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सीखना, शीघ्र सीखना। जो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी समझते हैं और समस्या का समाधान बेहतर करते हैं, उनको ही प्रतिभाशाली बच्चे या बालक कहते हैं। विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत क्या है? कि विकास रुक जाता है, विकास निरंतर चलता रहता है, विकास केवल बचपन में ही होता है, विकास समान गति से होता है। तो विकास रुक जाता है, क्या हम लोगों का विकास रुक जाएगा थोड़ी दिन बाद? ऐसा तो नहीं है, तो ये निगेटिव है, गलत है। विकास केवल बचपन में ही होता है, ये भी गलत है ना। विकास बड़े तक होता रहता है, किशोरावस्था में भी होता है ना, निरंतर चलता रहता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समान गति से होता है, नहीं। ऑप्शन बी राइट है, विकास निरंतर चलता रहता है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी गति अलग अलग हो सकती है, समान गति नहीं होती। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रेरणा, मौसम, आयु, वेशभूषा। तो वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं है अधिगम का, आयु से कोई लेना देना नहीं है, मौसम से कोई लेना देना नहीं है ना। प्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है? प्रेरणा। जब बच्चों को प्रेरणा मिल जाती है तो वो अच्छे से सीखते हैं और सक्रिय हो जाते हैं सीखने के लिए। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है अंक देना, प्रमाण पत्र देना, कठिनाइयों की पहचान करना, प्रतियोगिता कराना। निदानात्मक मूल्यांकन, तो ये क्या होता है? कठिनाइयों में की पहचान कराना। शिक्षक इसमें क्या करते हैं? इस मूल्यांकन में शिक्षक बच्चे की सीखने संबंधी समस्याओं को पहचान कर सुधार कर सकता है। शिक्षक बच्चे की सीखने संबंधी समस्याओं को पहचान कर सुधार कर सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना मुख्यतः किस पर आधारित है? दंड देंगे तभी सीखेगा क्या बच्चा, या उसकी परीक्षा लेंगे तभी सीखेगा, या वंशानुक्रम, वंशावली होती है, या सामाजिक अंतःक्रिया है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगी, सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज, शिक्षक और साथियों के साथ बातचीत करके बेहतर सीखता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में इसका फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी है? ब्रूनर ने दी है, फ्रायड ने दी है, पियाजे ने दी है, या गार्डनर ने दी है? तो ब्रूनर ने दी है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके फोल्डिंग में शिक्षक क्या करते हैं? बच्चों को सीखने के लिए अस्थायी सहायता देता है और धीरे धीरे सहायता कम कर देता है। पहले वो सहायता देता है बच्चे को सीखने के लिए, और बाद में वो अपनी सहायता कम करता जाता है, बच्चा सीख जाता है। तो इसको कहते हैं इसका फोल्डिंग। और इसको किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। इसका फोल्डिंग ब्रूनर ने दिया है। 28 नंबर है, बुद्धि का सबसे उपयुक्त अर्थ है केवल याद रखना, नई परिस्थितियों में समायोजन करना, केवल लिखना, केवल बोलना। तो बुद्धि का क्या है? नई परिस्थितियों में समायोजन करना। बुद्धि केवल याद करने की क्षमता नहीं है, बल्कि नई परिस्थितियों में सोचने, समझने और समस्या समाधान की क्षमता है बुद्धि। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नई परिस्थितियों में समायोजन करना बुद्धि का सबसे
उपयुक्त अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो बाल केंद्रित है तो विद्यार्थी पे ही केंद्रित होगा ना, मुख्य भूमिका किसकी होगी? विद्यार्थी की होगी। बच्चा सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है, ठीक है, और शिक्षक क्या हो करता है? मार्गदर्शक बनके उसको मार्गदर्शित करता है। यूपी टेट में सीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, यूपी टेट में सीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षण की समझ का मूल्यांकन और सामान्य ज्ञान। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बाल विकास एवं शिक्षण की समझ का मूल्यांकन। सीडीपी में बच्चे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में बच्चे का विकास, सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण विधियों की समझ जांची जाती है, इसलिए यूपी टेट में इसे ऐड किया गया है सिलेबस में, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम्स के लिए, और उम्मीद है ये सीडीपी में एमसीक्यूज आपके रिवीजन में मदद करेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।